बेसिक इंग्लिश ग्रामर में यदि आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो एडवर्ब्स और प्रीपोजिशन के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे, बिल्कुल बेसिक, है ना। मतलब ये है कि हम लोगों को सिर्फ एडवर्ब्स और प्रीपोजिशन के विषय में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, उसके हिसाब से ही बेसिक कंसेप्ट में हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडवर्ब्स में क्या पढ़ना है हमको। एडवर्ब्स वो होता है कि जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए और या तो वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बताए, या तो वो वर्ब की विशेषता को बताए या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए या तो कोई अन्य दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताए, तो वो कहलाता है आपका एडवर्ब्स कहलाता है। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि जिस प्रकार से एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, जिस प्रकार से एडजेक्टिव प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसी प्रकार से यदि हम ये पता कर लें कि वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, तो आपको जब पता चल जाए कि कौन बता रहे हैं तो वही एडवर्ब होगा। An adverb is a word that qualifies a word, an adjective or another adverb. ओके, देखिए इन वाक्यों को आप देखिए, इन सेंटेंसेस को। पहला लिखा हुआ है मोहन वॉक्स स्लोली। अच्छा, आपको इतना तो अब आइडिया हो ही गया होगा कि ये मोहन आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। वॉक्स आपका क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और स्लोली क्या है? अभी हमको पता नहीं चला। तो अच्छा ये बताइए, यदि यहाँ पे ये वर्ड ना होता, कौन सा वर्ड, यदि यहाँ पर ये स्लोली वर्ड नहीं होता तो आप क्या बताते हैं कि हाँ ठीक है, मोहन वॉक्स मतलब मोहन टहलता है। अब आपको वॉक वर्ड का जो है हिंदी तो आना ही चाहिए कि वॉक का मतलब क्या है, पता होना चाहिए। तो मोहन वॉक, आपको ये पता होना चाहिए कि मोहन टहलता है। तो मोहन टहलता है, मोहन का वो काम है टहलना, लेकिन वो तेज टहल रहा है कि धीरे टहल रहा है, इसके विषय में कौन बता रहा है? वो तेज टहल रहा है, धीरे टहल रहा है। मोहन वॉक्स स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीमे धीमे या धीरे धीरे। क्या होता है? धीमे धीमे या धीरे धीरे। तो वर्ब के विषय में कौन बताया? स्लोली वर्ड बताया, और जो बताया यही तो है आपका एडवर्ब। क्या है? यही है एडवर्ब। जैसे यहां पर है इट इज वेरी रेड। इट इज वेरी रेड। अच्छा, यदि यहाँ पे वेरी ना होता तो आप कहते हैं इट इज रेड। तो इट प्रोनाउन है, प्रोनाउन के विषय में कौन बता रहा है कि इट जो है वो रेड है। मतलब यदि प्रोनाउन के विषय में विशेषता बताई जा रही है तो ये रेड वर्ड तो एडजेक्टिव हो गया। अब बचा क्या? वेरी। अब क्योंकि एडजेक्टिव रेड हो गया तो ये बता रहा है कि वेरी मतलब होता है बहुत। वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब होता है बहुत। तो कहा जा रहा है कि यह बहुत लाल है। तो लाल है लेकिन कैसा? बहुत ज्यादा। तो लाल मतलब रेड के विषय में बता रहा है। तो रेड के विषय मतलब एडजेक्टिव के विषय में जो बताएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एडवर्ब। तो आपने यहाँ पे देखा, ये एडवर्ब वर्ब की विशेषता बता रहा था और यहाँ पर ये एडजेक्टिव की विशेषता को बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही वॉक्स वेरी स्लोली। अब आपको पता है कि एडवर्ब ये हो गया स्लोली, ये आपका एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि वॉक की विशेषता को बता रहा है, जो कि वॉक क्या है? वॉक एक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता जो बताता है वो एडवर्ब होता है। याद रखेंगे, वर्ब की विशेषता जो बताता है वो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव की विशेषता जो बताता है वो एडवर्ब होता है, और खुद एडवर्ब अपनी भी विशेषता बताता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, आपने ऊपर दोनों में देखा कि एक जगह स्लोली वर्ड, SLOWL स्लोली, ये और वेरी दोनों के दोनों क्या है? एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर स्लोली और एडवर्ब दोनों आ गए। स्लोली का मतलब धीरे, वो धीरे धीरे टहलता है, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है कि वेरी मतलब बहुत धीरे धीरे। तो ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, और एडवर्ब की जो विशेषता बताएगा वो कहलाएगा एडवर्ब। तो खुद एडवर्ब अपनी भी विशेषता को बताता है, अपने भी विषय में बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि हमको याद रखने हैं। अब हमारे सामने एडवर्ब्स हैं जो कि हमको याद रखने हैं। कौन कौन से एडवर्ब हैं? स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। हैप्पली, HAPPILY हैप्पली। हैप्पली का मतलब क्या होता है? खुशीपूर्वक। केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। और काइंडली, काइंडली का मतलब होता है दयापूर्वक।
ब्यूटीफुली का मतलब होता है सुंदर तरीके से या सुंदर ढंग से। बैडली का मतलब होता है खराब ढंग से। वेरी का मतलब होता है बहुत, और फास्ट का मतलब होता है तेज। वेरी का मतलब बहुत और फास्ट का मतलब तेज। यहाँ पर एक बात जानिए, यदि कोई एडजेक्टिव है, यदि कोई एडजेक्टिव है, ये उस एडजेक्टिव में हम एल वाई जोड़ दें, क्या जोड़ दें, एल वाई, तो वो बन जाता है एडवर्ब बन जाता है, तो उसे ही हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे इस स्लोली वर्ड में आप देखें तो इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, स्लो। स्लो जो है एक एडजेक्टिव है, इसमें आपने एल वाई जोड़ा तो जाके क्या बना, स्लोली बना, और यही तो हो गया एडवर्ब। इस हैप्पीली वर्ड में हैप्पी मतलब एडजेक्टिव हो गया, इसमें आपने क्या जोड़ा, एल वाई जोड़ा, तो ये क्या बन गया, हैप्पीली। HAPPI हो जाता है हैप्पीली, ये एडवर्ब हो गया। इस केयरफुली वर्ड में आप देखेंगे केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल में आपने क्या जोड़ा है, LY, तो ये क्या हो गया, केयरफुली हो गया, FULLY, केयरफुली। ठीक है। इस काइंडली वर्ड में काइंड है जो कि आपका एडजेक्टिव है, इसमें आपने LY जोड़ दिया है, तो ये क्या हो गया आपका काइंडली। तो आप कोई भी एडवर्ब उठाएंगे तो उसमें यदि LY जुड़ा है तो यदि LY को हटा देंगे ना तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ध्यान से देखें, ये जो स्लो, हैप्पी, केयरफुल ये वर्ड हैं, ये क्या हैं, ये और काइंड ये वर्ड हैं आपके एडजेक्टिव, ADJECTIV, ये क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में ही आप क्या जोड़ रहे हैं, LY। ठीक है, तो स्लो में आपने LY जोड़ा, हैप्पी में आपने LY जोड़ा, केयरफुल में आपने LY जोड़ा, काइंड में LY जोड़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ब्यूटीफुल में LY जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बैड में LY जुड़ा हुआ है, ये वेरी और फास्ट तो एडवर्ब है ही। तो आपको ये भी याद रखना है कि यदि आप किसी भी एडजेक्टिव में LY जोड़ते हैं तो वो भी एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, तो आप इन तरीकों को और इन एडवर्ब को जो यहाँ पर दिए गए हैं उनको जरूर याद रखें। क्लियर है, चलिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। एग्जाम्पल ये है कि आपको यहाँ पे दिए गए जो भी एडवर्ब्स हैं आपको सर्कल करने हैं, तो आप बिल्कुल सर्कल कर सकते हैं, जिसमें भी LY जुड़े हों वो तो एडवर्ब होंगे ही होंगे। जैसे यहाँ पे स्लोली, ठीक है, यहाँ पर दूसरे वाले सेंटेंस में फास्ट, दूसरे वाले सेंटेंस में क्या हो गया, फास्ट, और उसके बाद क्या है, वेरी, उसके बाद क्या है, केयरफुली। और एक बात यहाँ पे ध्यान से रखें, यहाँ पे फास्ट एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये रन की विशेषता बता रहा है। फास्ट जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, तो जब वो नाउन की विशेषता को बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा, और जब वो वर्ब की विशेषता को बताएगा तो वो एडवर्ब होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए केयरफुली, क्यों, क्योंकि राइट्स वो लिखता है केयरफुली, आई लिव हैप्पीली, स्लोली, ब्यूटीफुली, सिंग्स ब्यूटीफुली, बैडली, वर्क्स बैडली, है ना, क्विकली, रन्स क्विकली। तो इस तरीके से आपको अगले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये आपको अपने से स्वयं करने हैं और पहचानने हैं कि कौन सा एडवर्ब कहाँ पर प्रयोग हुआ है। क्लियर है, चलिए ये रहा आपका एडवर्ब्स, और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 है जिसमें हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। मतलब समझ में आया? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य शब्दों से कराया जाए तो जो संबंध बीच में आएगा वो प्रीपोजिशन से आएगा। यहाँ पर कुछ नीचे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन लिखे गए हैं। इन प्रीपोजिशन को आपको बिल्कुल रट जाना है, याद रखना है, कभी भी इन प्रीपोजिशन को भूलना नहीं है। कौन कौन से प्रीपोजिशन है, चलिए ध्यान से देखिए। इन का मतलब क्या होता है, आई एन, इन का मतलब में, INTO, इनटू का मतलब मैं, है ना, दोनों का मतलब में ही होता है। जैसे अभी एग्जांपल्स की मदद समझेंगे, ध्यान से देखिए। ऑन का मतलब क्या होता है, पर, एट का मतलब में भी होता है और एट का मतलब पर भी होता है। ऑफ का मतलब का के की होता है, एमंग का मतलब के बीच,
बिटवीन का भी मतलब होता है के बीच, जब दो लोगों के बीच में होगा तो बिटवीन, दो से अधिक लोगों के बीच में होगा तो अमंग, अंडर का मतलब नीचे, आफ्टर का मतलब के बाद, तो बिफोर का मतलब के पहले, फॉर मतलब के लिए, अप का मतलब ऊपर, टू का मतलब की ओर, विद का मतलब साथ, और विदाउट का मतलब होता है बिना। आगे देखिए, आगे है ओवर का मतलब होता है के ऊपर, बिलो का मतलब होता है के नीचे, नियर का मतलब होता है के पास, फ्रॉम का मतलब होता है से, बाय का मतलब होता है के द्वारा, और अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अब यहाँ पे सामने आपके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशन आपको दिखाई दिए और इसके सभी हिंदी में आपको याद रखने हैं कि क्या होते हैं। सी है और यहाँ पे क्या है, द रूम है। क्या है, सी और द रूम। तो मतलब यहाँ पे देखिए इन वर्ड आया है, इसका मतलब ये इन का मतलब क्या होता है, में। तो यहाँ पे है सी का मतलब होता है वह, और द रूम का मतलब रूम हो गया वह, और इज का मतलब है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि वह रूम में है, वह रूम में है, मतलब रूम के अंदर। तो में जो आया है ये रूम का आपका संबंध किससे बताया जा रहा है, सी से। को आप उस प्रोनाउन को बता रहे हैं कि वो है कहाँ, तो रूम में है, और इस में के लिए हम लोगों ने इन प्रीपोजिशन का यूज किया। समझ में आया। अगले वाले सेंटेंस में देखिए, द कैट इज, कैट है कहाँ है, टेबल, टेबल पर है ना, तो ऑन का मतलब क्या हो गया, पर। कैट है मतलब बिल्ली, मतलब कैट है, कैट इज पर टेबल, मतलब टेबल पर है, तो पर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन। तो इस तरीके से हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है कि नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी भी अन्य वर्ष, जो भी वाक्य है उनमें किसी भी अन्य शब्दों से कराता है तो वही तो प्रोनाउन होता है, सॉरी वही तो प्रीपोजिशन होता है। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर इस लाइन को आप हमेशा याद रखें कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, संबंध बताता है, वही प्रीपोजिशन होता है। अब यहाँ पर इस वर्ड, इस सेंटेंस में सी मतलब प्रोनाउन हो गए और इसका संबंध वो किससे बता रहा है, द रूम से। यहाँ पे इसलिए इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। यहाँ पे कैट का जो संबंध बताया जा रहा है वो टेबल से बताया जा रहा है कि टेबल पर है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज हुआ क्या, ऑन। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, तो स्कूल और आई के बीच में जो संबंध बताया गया, या ऐसे समझिए स्कूल और गोइंग के अन्य वर्ड्स के विषय में जो बताया गया वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन टू। दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है, यह और तुम्हारे के बीच में क्या है, के लिए। इसका मतलब फॉर का मतलब लिए होता है, और ये प्रीपोजिशन बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठता है। ठीक, तो आगे आपको क्या पता करना है, नेक्स्ट इन सेंटेंसेस में, इस एक्सरसाइज नंबर 20 में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन पहचानना है कि कहाँ पर है प्रीपोजिशन, और उसको चुन लीजिए। तो आपने पीछे प्रीपोजिशन पढ़ा और उसको बस याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इन है, सर्कल कर दीजिए, यहाँ पे टू है, सर्कल कर दीजिए, यहाँ पे ऑन है, सर्कल कर दीजिए, यहाँ पे अंडर है, इसको सर्कल कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर इन है, यहाँ पर एट है, यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर टू है, और यहाँ पर विद है। इसी तरीके से आप इन सेंटेंसेस में बिल्कुल अच्छे से सभी प्रीपोजिशन की संख्या निकाल के बताइए। और आप ये प्रीपोजिशन, यदि किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा एडवर्ब और प्रीपोजिशन। अगले क्लास में हम लोग कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस को पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, समझ में आता है तो कोई भी, जितने भी एक्सरसाइज आप करते हैं उसका क्वेश्चन जो नहीं आता है वो आप कमेंट कर में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सभी को शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।